मेरा टॉपिक है ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज। उसका एडोलेसेंस में क्या क्या रोल होता है, फिर उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे, विड्रॉल सिंड्रोम क्या क्या होता है, वो सब के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ हम 3 तरह के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कलॉइड। ये 3 तरह का ड्रग्स जो है उसमें हम लोग 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, फिर वो कैसे हम लोग के बॉडी फंक्शन को कैसे डैमेज करता है, वो कैसे उसका इनटेकिंग का प्रोसेस क्या है, फिर उसका सोर्स क्या है और उसके एग्जांपल्स। तो पहले ऑपियोइड के बारे में देखते हैं। ऑपियोइड जो है वो ऑपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जो कि सीएनएस और जीआईटी में प्रेजेंट होता है। वो बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। उसका जो इनटेकिंग का जो प्रोसेस है वो आइदर स्नॉटिंग है या फिर इंजेक्शन है। फिर उसका जो एग्जांपल्स है वो है मॉर्फिन। ऑपियोइड के एग्जांपल है मॉर्फिन। और अगर मॉर्फिन का अगर एस्टाइलेशन करें, यानी 2 का अगर एस्टाइल ग्रुप मॉर्फिन में ऐड करें तो वो बन जाता है हेरोइन। तो हेरोइन का जो यूबेक नेम है वो हो जाएगा डाई एस्टाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन में 2 का एस्टाइल ग्रुप ऐड किए। अब इसका जो सोर्स है वो है पोस्ता का प्लांट, यानी पैपेबस सोमिनिफेरम। उसका जो लेटेक्स है उससे ऑब्टेन किया जाता है मॉर्फिन को। अब ये हो गया ऑपियोइड का। सेकंड है कैनाबिनॉइड। तो कैनाबिनॉइड जो है वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ये कैनाबिनॉइड जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हैम्पर करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हैम्पर करते हैं। और इसका जो इनटेकिंग का प्रोसेस है आइदर है इनहेलेशन या फिर ऑरल इंजेक्शन। इसका सोर्स है कैनबिस सटाइवा। इसका रेजिन या फिर फ्लावर टॉप्स या फिर लीव्स इससे ऑब्टेन किया जाता है ये ड्रग को। इसका एग्जांपल हो गया मरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। ये 4 है। फिर ऑपियोइड और कैनाबिनॉइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैनाबिनॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन टाइप का, और जो ऑपियोइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड टाइप का। फिर है थर्ड टाइप का ड्रग्स जिसको बोलते हैं कोका एल्कलॉइड। इसको कोकेन भी बोलते हैं या फिर कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं। तो ये इसका जो सोर्स है वो है एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। फिर ये जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, इसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको इंटरफियर करते हैं कोकेन, उसका ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर कर देते हैं। हम ये जो है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और एक यूफोर्बिया यानी प्लीजेंट फीलिंग का सेंसेशन देगा। इससे जो है ये ड्रग्स के कारण हेलुसिनेशंस भी होते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है भ्रम, यानी ये ड्रग्स के कारण भ्रम भी हो जाते हैं। अब ये ड्रग्स के कारण तो भ्रम होता ही है, और फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिसके कारण हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, इनके भी कारण हेलुसिनेशंस होते हैं। अब फिर है कि ड्रग्स और मेडिसिन में फिर क्या डिफरेंस है। तो फिर मेडिसिन जो है अगर उसका अमाउंट अगर रेस्ट्रिक्टेड रहे, अगर ठीक क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो वो मेडिसिन होगा, और अगर उसका ओवरडोज अगर किया जाए यानी उससे ज्यादा अगर लिया जाए तो वो ड्रग्स हो जाएगा। यानी कि वो जो मेडिसिनल पर्पस है उससे डाइवर्ट होके वो फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ अगर डैमेज कर रहा है वो बॉडी को, तो उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, वही ऑपियोइड का एग्जांपल मॉर्फिन। तो ये जो मॉर्फिन है वो ड्रग्स की तरह भी काम कर रहा था, कि जो कि बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर रहा था। अब इसका जो मेडिसिनल पर्पस है वो है कि अगर कोई पेशेंट को का सर्जरी हुआ और उसको अगर पेन हो रहा है तो वो पेन रिलीवर के तरह वो काम करते हैं मॉर्फिन। तो ये एक इफेक्टिव पेन किलर है। फिर है जैसे लिसर्जिक एसिड, LSD है।
तो ये जो है ये फंगस से ऑब्टेन होता है, जिसको कहते हैं क्लेविसेप्स पर्प्यूरी। तो ये भी एक मेडिसिन के तरह यूज किया जाता है। फिर बहुत सारे हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स, उसमें भी ड्रग्स का कॉम्पोजिशन होता है जो वो फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये हो गया ड्रग्स का। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो है 400 ईयर्स से चलता आ रहा है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो निकोटीन से बनाया जाता है, और ये निकोटीन जो है वो जब उसका इंटेक होता है तो वो एडिटिनल ग्लैंड को ट्रिगर करेगा और वो उससे एडिटिनलिन और नॉर एडिटिनलिन का रिलीज करवाएगा। एडिटिनलिन का रिलीज करवाने के कारण हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और फिर हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और व्हाट इज ओके व्हाट इज विथड्रॉल सिंड्रोम? विथड्रॉल सिंड्रोम क्या है? विड्रॉल सिंड्रोम है कि ड्रग्स का जो यूज है उससे हटने उसको अब यूज नहीं करना है ड्रग्स का, तो उससे हटने के लिए बहुत ये मतलब बहुत हार्ड रहता है कि उससे जल्दी छुटकारा नहीं मिल पाता है। और अगर 1-2 दिन के लिए अगर छोड़ा जाए तो फिर कुछ सिम्टम ऐसे अपीयर करने लगते हैं, जैसे कि नॉसिया हो गया, फिर एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, फिर इरिटेशन हो गया। ऐसे कुछ सिंड्रोम है जो उसके विड्रॉल होने के बाद देखा जाता है, और फिर उसका फिर से जब इंटेक किया जाता है, री इंटेक जब होता है, तो फिर वो सिंड्रोम फिर से फिर साइड हो जाता है, और फिर से यूफोरिया का फीलिंग आ जाता है। अच्छा, what are some major effect of drugs on our youth? यूथ का मानना है कि ये जो ड्रग्स है वो कूल माना जाता है यूथ के लिए। तो इसका जो इफेक्ट्स है वो है कि मेंटल पावर को ये डिक्रीज कर देता है, उसका जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी वो उसका जो सोचने का जो क्षमता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और फिर उसका स्लीपिंग जो टाइम है वो भी डिक्रीज हो जाता है, स्लीपिंग टाइम को भी हैम्पर करता है। एग्रेसिवनेस है, फैटिग है, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स है, चेंज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज पसंद नहीं है, खाली ऐसे ही टाइम को किल करना, काम में मन नहीं लगना, जो आपका जो भी काम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना काम होता है, पढ़ाई से डिटोरिएशन हो रहा है, अगर आप वर्क प्लेस में है तो वर्क प्लेस से डिटोरिएशन हो रहा है। तो ये सब कुछ वेंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी को बेच देंगे ड्रगिंग करने के लिए, वो स्टार्ट सेलिंग एवरीथिंग। पैसा नहीं मिलने पे जो चीज अवेलेबल रहता है वो चीज को बेच देता है ड्रग्स को पाने के लिए। अच्छा, व्हाट आर योर मैसेज टू आवर यूथ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स? यही मैसेज है कि जो ये जो ड्रग्स है वो कोई अगर इनिशिएट करे तभी उसको इनटेक किया जाता है, तो वो इनिशिएशन से बचना है कि ऐसे दोस्त के साथ नहीं रहना है जो कि ड्रग्स को लेने के लिए उसको इनिशिएट करे। और फिर अगर ऐसा हो गया तो वो आदमी को अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करना चाहिए, और फिर उससे कैसे बचा जा सके उसको उसको डॉक्टर्स का हेल्प लेना चाहिए। फिर अपने पेरेंट्स से भी शेयर करना चाहिए कि कैसे उससे बचा जा सके। एनसीईआरटी का पॉइंट से आप किस तरीके से फ्रेम करते हुए एक जनरल डिस्कशन के तौर पर अपना जो आइडिया है, जो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट किए हैं। बहुत बढ़िया अनुरूपा। चलिए ठीक है फिर। हाँ सर, आप जो ऐसे बोर्ड टेस्ट लेते रहते हैं ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। आज भी हमको बहुत ज्यादा नर्वस फीलिंग आ रहा था और फिर वॉमिटिंग भी लग रहा था, पर पहले से बहुत कम हो गया, इसलिए थैंक यू। बिल्कुल अनुरूपा जी, ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि इस तरह से आप लोग प्रेजेंट कर पाते हैं। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक है, बिल्कुल ये चीज हमारे दिमाग का ये क्रिएशन था कि किस तरीके से बोर्ड टेस्ट का कॉन्सेप्ट को लाया जाए, और हम देखे आप लोग में कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हम नया कॉन्सेप्ट लाने का सोचते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और आज आपके अंदर भी हमको चेंज दिखा कि आपका जो फ्लुएंसी था, अच्छा फ्लुएंसी था। हाँ, नर्वसनेस थोड़ा सा थे, लेकिन अभी आपको और
और ज्यादा पॉजिटिव फील आ रहा होगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग अपना जो भी फियर है, जो भी अपना फेलियर है, उसको हम लोग ओवरकम किस तरीके से कर पा रहे हैं और एक अच्छा पोजीशन में किस तरीके से आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम और आप सब मिल करके हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, अपना जो एकेडमिक है उसको बहुत ही अच्छा से स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम तो एकदम स्मूथली पार हो जाए, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। इतना ही रखते हैं आज के लिए, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।